नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो रात के बज गए हैं 11 और वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन सिटी लाइट का, जहां आप जानेंगे 11 बजे तक की हर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 22 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर के कोर्ट में कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 12 अप्रैल तक के लिए EOW की रिमांड पर सौंप दिया है। ECB EOW के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि इस मामले में 17 लोगों से पूछताछ के बाद पाया गया कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आबकारी नीति में बदलाव कर कमीशन खोरी कर कई प्रकार से शराब की बिक्री में अपराध किया गया है, जिसमें यह भी मामला है कि किस शराब मैन्युफैक्चरर से शराब परचेस की जाएगी, कमीशन लेकर उसे ठेका दिया गया। तत्कालीन अधिकारियों और नेताओं को कमीशन देने के आरोप हैं। साथ ही होलोग्राम का भी खेल हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व की हानि हुई। जांच में पता चला कि सारी काली कमाई अनवर ढेबर के पास से आई है और उसने इसे कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अनिल टुटेजा और यश टुटेजा उस समय शीर्ष नेतृत्व में थे। आरोप है कि अरविंद सिंह, जो कि ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे, वो इस धंधे को सुचारू रूप से चलने का ध्यान रखते थे। इन सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखकर 16 अप्रैल तक रिमांड की मांग की गई और तर्कों को सुनने के बाद 12 अप्रैल तक की रिमांड की गई। जो आबकारी नीति थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो बनाई थी और उसके अंतर्गत कैसे शराब से कमाई की जा सकती है, उसके मद्देनज़र अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को अरेस्ट किया गया। चूँकि हमारा अनुसंधान अभी अपूर्ण है, दिनांक 12 अप्रैल तक जो इनकी हमारी कस्टोडियल रिमांड है, पुलिस रिमांड को अप्रूवल दिया है। इंदौर के MOG लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के मकान हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और रहवासियों के बीच जमकर विवाद हुआ है। कार्रवाई रोकने के लिए महिलाएं JCB पकड़कर खड़ी हो गई। हंगामे की सूचना मिलने पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी मौके पर पहुंचे थे। हंगामा होने के बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई निरस्त करते हुए यहां रह रहे परिवारों को 8 दिन में हटने का अल्टीमेटम दिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत MOG लाइन पर हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। इसके तहत MOG लाइन में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों के 4 मकान हटाने के लिए नगर निगम की रिमूवल टीम पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर इन सभी को विस्थापित किया जाना था। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट का आवंटन किया गया था, लेकिन ये परिवार वहां शिफ्ट नहीं हुए। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। इंदौर के MOG लाइन पर अभी भी यह जो कार्रवाई है लगातार संचालित है और लगातार लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का विरोध है कि उन्हें समय सीमा में नोटिस नहीं दिए गए और सामान हटाने का भी समय जो है नहीं दिया गया है। और वहीं नगर निगम का कहना है कि समय से इन्हें नोटिस दिया गया था और कलेक्टर के आदेश के बाद यह पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि लगातार जो है यहाँ पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रही हैं और जो जनता है वो भी लगातार विरोध कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों का बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। लोगों का साफ कहना है कि उन्हें समय नहीं दिया गया और बिना समय दिए उन पर यह कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता जो हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। BJP के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का यह कहना है कि जो कार्रवाई है उसके लिए समय दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों का साफ कहना है कि कलेक्टर के कहने पर ये पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या अभी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विधि अनुसार किया जा रहा है कार्य। लोग समय सीमा भी मांग रहे हैं? नहीं, वो मुझे नहीं पता। मैं न्यायालय में जो भी आदेश है उसका पालन करना मेरी ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि लोग अभी भी इस कार्रवाई का विरोध जो है कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि उन्हें एक समय सीमा दी जाना चाहिए ताकि वो न्यायालय में अपनी बात रख सकें। कैमरा पर्सन संतोष जठौन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। रायपुर के कोटा में CSP DCL के स्टोर में भीषण आग के शुरू होने का वीडियो सामने आया है। आग कोटा की ओर से बाउंड्री के पास बने कटआउट बॉक्स से शुरू हुई और आसपास के झाड़ियों से फैलती हुई ट्रांसफार्मर और तेल के ड्रमों तक पहुंची। धीरे धीरे आग ने पूरे स्टोर को चपेट में ले लिया है।
IBC 24 टीम ने अपनी पड़ताल में वो जगह खोज निकाली जहां ये आग भड़की थी। अब उस जगह पर कुछ ठुंड बाकी रह गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सीएसईबी की टीम शहर में घूम घूम कर तार से लगे हुए पेड़ों को काटती है और हवाला दिया जाता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिस पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन अपने ही यार्ड में जहां पर हजारों करोड़ रुपए का सामान है वहां पर विभाग ने भारी चूक करी। CSPDCL का जो यार्ड था आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि इसी जगह से शॉर्ट सर्किट होकर आग जो फैली है। अब यहाँ के आसपास का नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो बिजली का बोर्ड है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर था, अब देखिए कि उसके आसपास सूखी झाड़ियाँ कितनी हैं। देखिए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में झाड़ियाँ थी जिसका सिर्फ और सिर्फ ठूठ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, आग फैलने का निशान आप देखिए कि साफ पता चल रहा है कि सूखी झाड़ियाँ थी। ये आग देखिए किस तरह से फैलती गई है, ये साफ समझ में आ रहा है कि कोई ब्लास्ट अगर हुआ होगा तो उसके पहले ड्रम को चपेट में लिया है आग ने। आप ये देख सकते हैं आग के पूरे चलने का निशान। तो लगातार आप देखते जाएंगे जहां पर भी झाड़ियां थी वहां ट्रेसेस मिल रहे हैं आग के। तो सीधी सी बात है कि आग इस तरफ से बढ़ी है, दोनों तरफ से बढ़ी है और जाके जो ज्वलनशील पदार्थ पे पहुंचने के बाद, ड्रम तक पहुंचने के बाद इस पे ब्लास्ट शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग जो शहर में घूम घूम कर पेड़ काटता है, अपने ही यार्ड में किस प्रकार लापरवाही बरत रहा था। एक तो इनके पास फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, ऊपर से ये देखिए झाड़ियाँ अभी भी बची हुई हैं। यहाँ से आग चल के गई है, साफ समझ में आ रहा है। और जाके उन्हें ज्वलनशील पदार्थ को जब आग ने चपेट पे लिया है उसके बाद आग लगातार भड़कते गई है। तो लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं और जिम्मेदारों से इस पर सवाल करेंगे और उनके जवाब भी आपको सुनाते जाएंगे। इधर साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूरोप और अटलांटिक और अमेरिका में ये नजर आ रहा है। 5 घंटे 10 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां 5 घंटे 10 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण ये बताया जा रहा है। इस वक्त हम आपको साल के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 5 घंटे 10 मिनट तक चलेगा। मैक्सिको और अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई है और भारत में इसके दिखने के कोई आसार नहीं है। रायगढ़ जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत इंसेंटिव वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चहेतों को इंसेंटिव की राशि का वितरण कर दिया। इतना ही नहीं, राशि वितरण करते समय क्राइटेरिया का ध्यान भी नहीं रखा गया। डेटा एंट्री ऑपरेटरों को अधिक और डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को कम इंसेंटिव दिया गया है। ये खुलासा होने के बाद कर्मचारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। आयुष्मान के भुगतान में बड़ा गोलमाल, इंसेंटिव वितरण में भारी गड़बड़ी, इंसेंटिव वितरण में चहेतों की चांदी। जी हां, रायगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के इंसेंटिव वितरण में भारी अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। दरअसल आयुष्मान कार्ड के जरिए कराए गए इलाज के क्लेम सेटलमेंट के दौरान राज्य शासन क्लेम की कुल राशि का 35% हिस्सा इंसेंटिव के रूप में संबंधित सरकारी अस्पताल को देता है। इसकी 25% राशि का डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ को वितरण करना होता है, जिसमें सिविल सर्जन को 45%, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन को 20%, सहायक चिकित्सक को 15%, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 5%, ओटी टेक्नीशियन को 4%, सफाई कर्मचारियों को 6% और हॉस्पिटल कंसल्टेंट को 0.5% राशि देनी होती है। बाकी की 75% राशि अस्पताल के भवन निर्माण, रखरखाव और उन्नयन पर खर्च की जाती है। रायगढ़ के किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय को बीते साल किए गए क्लेम के बदले इंसेंटिव के रूप में 60,66,870 रुपए राज्य शासन से मिले थे। आरोप है कि अधिकारियों ने इस क्लेम के वितरण में जमकर गड़बड़ी की। जानकर हैरत होगी कि इंसेंटिव वितरण के दौरान अधिकारियों ने चेहरा देखकर तिलक लगाया। लिस्ट में कई स्टाफ के नाम ही गायब हैं। कई वास्तविक हकदारों को फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई।
जबकि कई डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ को मनमानी राशि का वितरण किया गया। सूची पर नजर डालें तो सिर्फ 2 डॉक्टरों को कुल क्लेम की 1/4 राशि दी गई। इसमें ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीना पटेल को 2172 केस के बदले 12,69,629 रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह डॉक्टर रत्नमणि मेश्राम को 13,18,219 रुपए इंसेंटिव के रूप में दिए गए। सिविल सर्जन को सिर्फ 31,000 तो कंसल्टेंट को 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया। और तो और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को डॉक्टर से भी अधिक राशि दी गई है। शिकायतकर्ताओं ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं जानकारों का कहना है कि अगर गंभीरता से जांच की जाए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। आयुष्मान भारत जो योजना है, ये जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के भी खाते में 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दिया गया, कहीं डॉक्टरों के खाते में 5-5, 10-10 लाख इकट्ठा डाल दिए गए। पर रायगढ़ जिले में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी निश्चित तौर पर गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। आयुष्मान से अभी जो भी मतलब उसका परसेंटेज रहता है, सारे विभाग को मिलना रहता है उसमें। जैसे पैथोलॉजी विभाग है हम लोगों का, तो हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं उसमें। 20% सबको बंटना रहता है उसमें। इधर विभागीय अधिकारी शिकायत की बात खारिज कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि में अनियमितता की जानकारी उन्हें मीडिया से मिली है, जिस पर विभागीय स्तर पर कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। सभी कर्मचारियों को इंसेंटिव दिया जाता है, तो इस इंसेंटिव में कुछ गलत हुआ होगा तो उसकी जांच की कमेटी बैठा दिया गया है। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है। रायगढ़ में भी आयुष्मान भारत योजना के क्लेम की राशि के इंसेंटिव में बड़े गोलमाल के आरोप लग रहे हैं। देखना होगा कि इसकी जांच का क्या नतीजा निकलता है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर स्वर्ण रेखा नदी में मिलने वाले पानी की टेस्टिंग शुरू हो गई है। सोमवार को इंटरविनर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने ग्वालियर नाका चंदवानी से स्वर्ण रेखा नदी के जाने वाले पानी की सैंपलिंग कराई है। हालांकि इस दौरान निगम का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, जबकि हाईकोर्ट ने निगम और इंटरविनर को पानी के सैंपल और टेस्टिंग के लिए कहा था। बता दें कि इंटरविनर ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि स्वर्ण रेखा नदी में नालों का मिलान किया जा रहा है। 18 करोड़ की लागत से नाका चंद्रवानी से स्वर्ण रेखा नदी में पाइपलाइन डाली जा रही है। वहीं नगर निगम ने दलील की थी कि इस लाइन में केवल बरसात का पानी आएगा। तपोवन से आता है ना, ये तपोवन वाला नाला। 18 करोड़ रुपए लगा के नगर निगम उसमें दूसरे नाले मिलाने का काम कर रहा है। इस पर से माननीय नगर निगम आयुक्त का ये कहना था, नहीं साहब वो नाले का पानी नहीं है, स्ट्रॉम वाटर है, जो कि पहाड़ी का पानी है, बरसात का पानी है, वह पानी आता है। इसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि आप मौके पर जाएं और उसका सैंपल लें। सैंपलिंग जो कंसल्टेंसी कंपनी है उसको ले जाएं, मौके पर सैंपल लें, सैंपल की जो जाँच है वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। इधर बिलासपुर से नागपुर के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद छत्तीसगढ़ को जल्द ही दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकती है। दरअसल कुछ दिनों से रेल बोर्ड ने एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें रायपुर से जबलपुर के बीच वाया गोंदिया बालाघाट नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की बात कही गई है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में रेल यात्रियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड अगर ऐसा सोच रहा है तो देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रायपुर से बालाघाट के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। वहीं अगर जबलपुर के लिए देखा जाए तो सिर्फ एकमात्र ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस है, वो भी काफी घूम कर जाती है। बालाघाट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है वो, अदरवाइज यहाँ से गाड़ी चेंज कर करके जानी पड़ती है। बहुत ज़रूरी है और अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। वंदे भारत चलने से सुविधा हो जाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी जल्दी हो इम्प्लीमेंट कर दो आप, जितनी जल्दी हो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन फेयर ज़्यादा रहता है थोड़ा सा, इसके बोलते हैं चलता है, सुविधाएं मिली तो फेयर इज नॉट। इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें आप थोड़ा फेयर के लिए सोचेंगे। देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, डिक्लेयर जल्दी करना चाहिए। इधर छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा का टेंट गिर गया। चावल पानी में आंधी तूफान के कारण सभा का टेंट गिर गया। वैकल्पिक व्यवस्था में देर रात 9 बजे सभा हुई। सभा में पूर्व सीएम शिवराज का राहुल गांधी पर तंज भी सामने आया है, जहां राहुल गांधी के विमान का फ्यूल खत्म हो गया। शिवराज उनका विमान टेक ऑफ नहीं किया, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस की डिमांड भी टेक ऑफ नहीं हो रही है।
छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान के सभा के वक्त उनका टेंट गिर गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सभा के वक्त आंधी तूफान के कारण टेंट गिर गया। चावल पानी में आंधी तूफान के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। सभा में शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। स्कूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी, राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी। गुना में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐतिहासिक जीत का भी दावा किया है। वहीं एक सवाल के जवाब देते हुए इमरती देवी ने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस बार भी चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उनके साथ के सभी बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार करने लायक नहीं बचे हैं। अब वो यात्रा कर ले या और कोई प्रपंच कर ले, उनका चुनाव हारना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के हर जगह प्रत्याशी जीतेंगे। एक और है दिग्विजय सिंह, कितनी भी यात्रा निकाल ले वो चुनाव हारेंगे। रोचक नंदन मैंने देखा है, मैंने वहाँ जाके प्रचार भी देखा है। वहाँ सिंधिया जी चुनाव जीत रहे, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का सोमवार को आखिरी दिन रहा। नाम वापसी और स्क्रूटनी के बाद 3 लोकसभा के लिए 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 13 पुरुष और 2 महिला प्रत्याशी हैं। महासमुंद में 17 और कांकेर में 9 प्रत्याशी मैदान में होंगे। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलाब साहू ने बताया कि दूसरे चरण के तीनों लोकसभा सीट के कई बूथ ऐसे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हैं, लिहाजा यहां मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। बाकी सामान्य मतदान केंद्रों पर 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। दूसरे चरण में 558 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। 55 मतदान केंद्रों को सुरक्षा की दृष्टि से इस बार दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। विधानसभा क्षेत्र बस्तर में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। विधानसभा क्रमांक 86 जगदलपुर के मतदान केंद्र में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर 5 बजे तक है। शेष क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर 3 बजे तक है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र ज्ञान पर केंद्रित रहेगा। पहली बार भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दा नहीं होगा। घोषणा पत्र के लिए पूरे देश में सभी वर्गों से सुझाव मंगवाया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए जगह जगह सुझाव पेटियां लगाई गई है। हजारों सुझाव छत्तीसगढ़ की जनता ने भी घोषणा पत्र के लिए दिए हैं। पिछले दिनों इसको लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय घोषणा पत्र समिति की बैठक भी हुई थी। इस सप्ताह भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पर उन्हीं मुद्दों को शामिल करती है जिसे पूरा कर सके। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होगा। निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र एक संकल्प पत्र के रूप में होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 वर्षों में कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, तो हमने करके दिखाया। घोषणा पत्र है तो अल्पसंख्यकों के लिए है। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जैसा होता या मुस्लिम लॉ बोर्ड जो लोग के हैं उसकी जो सिफारिशें हैं उसी को उसने आगे किया है। बहुसंख्यक आबादी के लोगों को कहीं न कहीं फिर से कटघरे में रखने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है। क्या महंगाई कम हुआ? क्या युवाओं के लिए क्या बेरोजगारी कम हुआ? क्या
45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। क्या 20 करोड़ लोग को नौकरी मिला क्या? बिलासपुर लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। पार्टी नेता और प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। भाजपा ने पूर्व विधायक दोखन साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने विधायक देवेंद्र यादव पर दाव लगाया है। ऐसे में बिलासपुर सीट को जीतने दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसके लिए सभाएं, सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इन सभाओं सम्मेलनों में क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चुनावी शोर सियासी आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द है। भाजपा जहां कांग्रेस के भ्रष्टाचार, प्रत्याशियों के आपराधिक चेहरे और कांग्रेस नेताओं के बयानों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा की तानाशाही, धर्म, जाति की राजनीति को मुद्दा बनाकर जनता से वोट मांग रही है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बिलासपुर लोकसभा सीट में रेल, हवाई सेवा, औद्योगिक विकास, अर्बन रूरल डेवलपमेंट जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर पार्टियों और प्रत्याशियों से जनता को उम्मीदें हैं। जनता से हमारी एक ही मांग रहेगी कि डबल इंजन की सरकार से ही प्रदेश का विकास होगा। उस समय केंद्र में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में नहीं थी। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार है, लेकिन विकास के लिए केंद्र में भी भाजपा की सरकार होना जरूरी है। फिर डबल इंजन की सरकार बनाना है। जनता के पास में हम ये मुद्दे लेके जाएंगे। 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बिलासपुर से चुन के आ रहा है और यहाँ से संसद में जाने के बाद पिछले बार भी यहाँ से संसद अरुण साहू जी यहाँ से चुनाव पर कोई भी ऐसी गतिविधियाँ जो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो, यहाँ पर उसका फायदा छत्तीसगढ़ को या बिलासपुर को नहीं मिला है। जो लोकतंत्र की खुशबू है वह पूरी तरह से चुनाव से गायब हो चुकी है। जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता जिनसे जूझ रही है, जनता को जिस पर विचार करना चाहिए उस पर आज कोई भी राजनीतिक दल बात करने तक को तैयार नहीं है। इधर जांजगीर चांपा के राहौद में भाजपा का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां मंत्री टंकराम वर्मा, धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, आरंग विधायक खुशवंत साहेब, भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े और भाजपा जिलाध्यक्ष गुलाब चंदेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पर कोई भरोसा नहीं करता। दुनिया में केवल एक ही गारंटी है जो नरेंद्र मोदी की गारंटी है और जनता इस पर विश्वास करती है। मोदी जी की जो गारंटी में जितना पैसा मिलना था सारी की पूरी पैसा मिल रही, कहीं कोई कटौती नहीं है। चाहे बोनस का पैसा हो, महतारी वंदन का पैसा हो, चाहे डिफरेंस राशि का पैसा हो, इतना पैसा मिल के घोषणा पत्र पे कोई भरोसा नहीं करते। 2018 में देख लिए 36 घोषणा में एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस की घोषणा पे कोई भरोसा ही नहीं करते। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे का सोमवार को 18वां दिन रहा। एएसआई टीम ने दोनों पक्षकारों के साथ सुबह 8 बजे परिसर में प्रवेश किया और शाम 5 बजे वापस आई। सर्वे टीम ने अंदर पत्थरों की ब्रशिंग की और उसके आसपास से मिट्टी हटाकर फोटोग्राफ्स लिए। हिंदू पक्षकार के गोपाल शर्मा ने बताया कि भोजशाला में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। टीम ने भोजशाला के अंदर बाहर 14 से अधिक गड्ढे चिन्हित किए हैं, जिसमें 7 में खुदाई का काम चल रहा है। गोपाल शर्मा ने बताया कि आज कुछ नए स्थानों पर भी खुदाई की गई है। उन्होंने बताया कि भोजशाला परिसर के पास स्थित अकल कुइया का भी सर्वे किया जा रहा है। अलग अलग विधाओं में माहिर 3-4 टीमों के सदस्य अंदर उतरे थे। बता दें कि आज ही के दिन 2003 को हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया था, तब से पूजा पाठ बंद थी। हम तो खुद गए ना कि जांच कर लो, अगर ये मस्जिद है तो उनको दे दो और मंदिर है तो हमको दे दो। जिस सर्वे के आधार पर अयोध्या, मथुरा, काशी का सब सामने आया है, उनके टाइटल बदले, वैसे ही इस स्थान का भी टाइटल बदलेगा। ये भोजशाला जो शारदा सदन के रूप में जानी जाती थी, सरस्वती कंठावरण के रूप में जानी जाती थी, ये अपने गौरव को पूर्ण प्राप्त करेगी। सोमवार शाम छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजधानी रायपुर, कवर्धा, लोरमी और गौरेला, पिंडरा, मरवाही समेत अन्य हिस्सों में बारिश हुई। बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ आंधी तूफान के चलते विद्युत व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित रही। इस बीच बेमौसम बारिश से किसानों में फसल नुकसान चिंता काफी बढ़ गई है। वहीं लोरमी नगर समेत आसपास के 60 से अधिक गाँव में बिजली गुल होने से अंधेरा पसरा हुआ है।
मध्य प्रदेश में सोमवार शाम को फिर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, साथ ही कई जगहों पर ओले भी गिरे। नरसिंहपुर, सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद होने से किसान चिंतित हैं। वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ भी टूट गए हैं। पौधा तैयार हो चुका था। सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पहली तस्वीर खंडवा जिले के मोरटक्का घाट की है। यहाँ सोमवार को सूरज की पहली किरण के साथ ही नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसी तरह तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर महादेव के दर्शन किए। दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम के सिठानी घाट की है। यहाँ भी श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया। तीसरी तस्वीर विदिशा जिले की है। यहाँ महिलाओं ने बेतवा नदी के घाट पर स्थित वट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। सोमवती अमावस्या के पर्व पर मां नर्मदा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं खंडवा जिले के स्थित मोरटक्का में भी नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। शहर के सभी देवी मंदिरों में सजाए जा रहे हैं। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में भी नवरात्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। महामाया मंदिर में नवरात्र के लिए पहले दिन से ही मां के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महामाया मां को सरगुजा के लोग कुलदेवी मानते हैं। यही कारण है कि अपने सभी शुभ काम की शुरुआत मां के मंदिर में माथा टेकने के बाद करते हैं। इस नवरात्रि में लगभग 4500 मनोकामना द्वीप प्रज्वलित करने की तैयारी पूरी है। वहीं दुर्ग के प्राचीन चंडी मंदिर और भिलाई के मां जगदम्बा मंदिर सेक्टर 6 में 50 से ज्यादा मंदिर में मंगलवार को आस्था के ज्योत प्रज्वलित होंगे। दूसरी ओर माता के जयकारे लगाते भक्तों ने पदयात्रा भी शुरू कर दी है। पदयात्रा को लेकर भी शहर में ट्रैफिक पुलिस के रूट चार्ट बना दिए गए हैं। पदयात्रियों को NH से पावर हाउस के पास से टाउनशिप की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। नवरात्र क्या है कि एक पावन पर्व है। हम लोग तो बहुत अच्छे से करते हैं, उपवास भी रखते हैं, 9 दिन का फास्ट रखते हैं, है ना, जवारी वगैरह रखते हैं। श्रद्धा से है हमारा भी जुड़ा हुआ है। अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। 9 दिन की वही महामाया माँ और माता रानी का आराधना करते हैं। पूरा जो है माँ का जो है साजो श्रृंगार किया जाएगा। विधिवत जो है कल से माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। सवेरे 5:30 बजे आरती और शाम को 7:30 बजे आरती और लगभग जो है 4500 दीप जो है जलाई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।